नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज का एडिटोरियल एनालिसिस हिंदू अखबार में आए संपादकीय का, जिसको लिखा है प्रवीण चक्रवर्ती साहब ने, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट या राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं। संपादकीय बात कर रहा है कि कैसे जो बेहद सस्ती कीमतें हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दिखती हैं, वो कैसे कई भारतीय जीविकाओं को समाप्त करने की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। तफसील से चर्चा करेंगे। पहले ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। ब्रॉड आउटलुक क्या है कि एक किस्सा सुनाते हैं प्रवीण चक्रवर्ती साहब शुरुआत में, ये उदाहरण देने के लिए कि जो ऑनलाइन दुनिया है उसने जो पहले से चले आ रहे प्राकृतिक तरीके थे व्यापार करने के, उनको कैसे बदला है और वो किस तरह से बदला है। फिर वो बता रहे हैं कि वो सारी पूंजी कहाँ से आ रही है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए। क्या उस पूंजी के आधार पे जो बिजनेस फैलाया जा रहा है उसको क्रिएटिव डिसरप्शन या रचनात्मक विनाश कहा जा सकता है? हम जानेंगे रचनात्मक विनाश क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि क्या इसको, जो अभी घटनाएं घट रही हैं, इनको रचनात्मक विनाश बोला जा सकता है या नहीं। और अंत में ये चर्चा करते हैं कि कैसे ये एक वैश्विक समस्या है और भारत में इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। तो ये ब्रॉड आउटलुक है। आज हम बहुत सी नई बातें इस संपादकीय के माध्यम से जानेंगे जो कायदे से हमें जाननी तो चाहिए, लेकिन हम उनकी डिटेल्स नहीं जानते, तो आज हम उन्हें जान जाएंगे। और ये संपादकीय महत्वपूर्ण है पेपर 3, जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी खंड के लिहाज से भी। और हम देखेंगे कि किस प्रकार कई सारे खंड, चाहे वो समाज या सोशल इश्यूज का खंड हो या फिर वो पॉलिसीज का खंड हो पेपर 2 का, उस पर भी ये संपादकीय रोशनी डालता है। तो अब बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। शुरू में संपादकीय एक कहानी से शुरू होता है। कहानी वो है जो हाल फिलहाल में घट रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के एक गांव तलौड़े में लोगों को कोलगेट टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है अपनी दुकानों से, जो उनके घर के आसपास दुकानें हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? कि वहां के जो वितरक हैं उन्होंने तय किया है कि अब वो कोलगेट के सामानों को दुकानों तक नहीं पहुंचाएंगे, किराना दुकानों तक नहीं पहुंचाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के सारे जो वितरक हैं वो कोलगेट द्वारा किए जा रहे व्यवहार से खफा थे, उस व्यवहार से जिसके चलते उन्हें लग रहा था कि कई B2B कंपनियां उनके जीविकापोर्जन के साधनों पर डाका डाल रही हैं, उनको हड़प रही हैं, और कोलगेट जैसी कंपनियां उनका साथ दे रही हैं। B2B क्या होता है? B2B यानी बिजनेस से बिजनेस के बीच किया जाने वाला व्यापार। एक होता है B2C, जैसे बिजनेस जब कंज्यूमर से जुड़ते हैं तो उसको B2C बिजनेस कहा जाता है। जब बिजनेस दूसरे बिजनेस को ही सप्लाई करने का काम करते हैं तो उनको B2B बिजनेस कहा जाता है। कई कंपनियां होती हैं जो B2B भी होती हैं और B2C भी होती हैं, जैसे कि यह नाम लिया गया है जियो मार्ट का। जियो मार्ट, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो कि सीधे कंज्यूमर्स को भी सामान पहुंचाती है, तो वो उसका B2C हिस्सा है उस कंपनी का। लेकिन साथ ही B2B हिस्सा भी है उस कंपनी का, जिसमें वो वितरक का काम करती है और दुकानों तक सामान पहुंचाती है। वहीं उड़ान जो है वो B2B कंपनी है, यानी वो दुकानों तक वितरकों को हटाकर सामान का वितरण खुद करती है वो कंपनी। तो ये हमने एक शब्द के बारे में जाना, B2B टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियां हैं, इसके बारे में हम आगे भी और जानेंगे, बट अभी आगे चलते हैं। इस कहानी के बाद अब संपादकीय बता रहा है कि वितरक खफा क्यों है। दरअसल भारत में लगभग 5 लाख वितरक, 500,000 वितरक, 5 लाख वितरक हैं जो अलग अलग कंपनियों का सामान उठाते हैं, जैसे कोलगेट जैसी बड़ी कंपनियां भी, कई छोटी कंपनियां भी, और उनको देश भर में फैले लगभग 1,30,00,000 छोटी छोटी दुकानों तक, जो कि देश के 7 लाख गांवों और शहरों में, 6.5 लाख गांव हैं हम जानते हैं, लगभग 6.5 लाख गांव हैं देश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 8,000 टाउन्स हैं। इस प्रकार से कुल मिला के लगभग 7 लाख गांवों और शहरों तक ये वितरक जो है वो सामान पहुंचाते हैं। अब ये जो वितरक है और ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, इनमें से अधिकतर परिवार आधारित दुकानें हैं, और इन वितरकों में, उन दुकानों में दशकों पुराना संबंध है, सामान आता रहा है, जाता रहा है, और ये व्यापार कंपनियों का भी चलता रहा है, ये दुकानें भी चलती रही हैं। अब हम आ जाते हैं उसी गांव तलौदे में।
तलौदे में क्या है कि एक 100 ग्राम का टूथपेस्ट का जो पाउच है, एक पैकेट जो है, वो 55 रुपए का दुकानदार बेचता है। ये MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो उस पर छपा है। अब उस दुकानदार को जो वितरक है वो 45 रुपए में ये ट्यूब जो है कोलगेट की पहुंचाता है मैन्युफैक्चरर से लाके, और कोलगेट कंपनी वितरक को कितने में देती है? ये 40 रुपए में। तो सबका थोड़ा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या फायदा जुड़ा होता है, और अंततः ये कंज्यूमर तक पहुंचता है। यही सप्लाई चेन है जो अधिकतर भारतीय दुकानों में देखने को मिलती है। तो बदलाव क्या आया है? नई टेक्नोलॉजी आई है। B2B कंपनीज जिनका हमने जिक्र किया अभी, ये ऐसे ऐप बना के लाई हैं, या और ऐसी उस ऐप के पीछे टेक्नोलॉजी है जिसको हम बैक एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, एल्गोरिदम होता है, इंटरफेस होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से ये आसान बना दिया गया है कि जो दुकानदार है वो सीधे इन कंपनी से सामान खरीद सकता है। कंपनी जो B2B कंपनी है, और B2B कंपनी सीधे कोलगेट जैसी बड़ी कंपनियों से सामान खरीद के इन दुकानदारों तक पहुंचा देती है। तो उसमें जो बीच में वितरक थे वो हट जाते हैं। इसके बाद क्या बात आती है कि वो कोलगेट टूथपेस्ट हमने अभी पीछे जाना कि वितरक इन दुकानदारों को 45 रुपए में वो दे रहा था कोलगेट टूथपेस्ट। ये कंपनियां 35 रुपए में ही दुकानदारों तक ये पहुंचा दे रही हैं, जो कि 45 रुपए से बहुत कम है। और फिर अगर दुकानदारों को 35 रुपए में मिल जा रहा है ये टूथपेस्ट, तो फिर लोगों को और भी कम कीमतों पे मिल जाएगा। अब वितरक इसका सामना नहीं कर सकते हैं, इस चैलेंज का, कि मात्र 35 रुपए में, खासतौर पे जब उन्हें खुद टूथपेस्ट 40 रुपए का मिल रहा था, वो दुकानदारों तक कैसे 35 रुपए में पहुंचा दें। तो वो इस कंपटीशन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में वो वितरक क्लेम कर रहे हैं कि कोलगेट जैसी कंपनियों को, जो ये B2B कंपनियां हैं, ये गलत पॉलिसी और प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रही हैं, इनका साथ नहीं देना चाहिए, उनको माल ही नहीं देना चाहिए। कोलगेट ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं। वितरकों ने कहा फिर हम आपका सामान आज से नहीं उठाएंगे। तो कहानी का एक चरण पूरा होता है। अब हम जानते हैं कि ये 35 रुपए में कंपनियां कैसे दे रही हैं, जब वितरक 40 रुपए में दे रहे थे दुकानदारों को। तो ये कंपनियां कैसे दुकानदारों को 35 रुपए में ही सामान पहुंचा दे रही हैं, आप जानते हैं। जानने से पहले संपादकीय कहता है कि जो नए नए नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, हमेशा से माना जाता है कि वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश, एक पुराना टर्म है। मार्क्स ने अपने कैपिटल में लिखा था कि पूंजीवाद की आवश्यकता है कि हमेशा कुछ कुछ समय में वो अपनी पुरानी पूंजी का नाश करती है, ताकि नए पूंजी के उदय की जमीन तैयार हो सके। तो उन्होंने तो एक क्रिटिक दिया था पूंजीवाद का, लेकिन बाद के समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री जैसे जोसेफ शम्टर साहब ने कहा कि ये पूंजीवाद का एक गुण है, जिसके माध्यम से बेहतर कार्यकुशलता या एफिशिएंसी आती है पूंजीवाद में, क्योंकि नई तकनीक आके पुरानी तकनीक को बाहर कर देती है, पुराने तरीकों को बाहर कर देती है। तो पुराने तरीकों का विनाश तो होता है, लेकिन एक नया सृजन, एक नई रचनात्मकता भी पूरी व्यवस्था में आ जाती है, नई गतिशीलता, डायनामिज्म पूरी व्यवस्था में आ जाता है। इसको कहा जाता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या रचनात्मक विनाश। संपादकीय पूछ रहा है कि जो ये नई तकनीक है, क्या हम इसको रचनात्मक विनाश कह सकते हैं? क्योंकि ये जो वितरक नष्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से ये इसी रचनात्मक विनाश का हिस्सा है। संपादकीय कहता है उत्तर है नहीं, क्योंकि ये विनाश तकनीक के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें पूंजी की ताकत का इस्तेमाल है। रचनात्मक विनाश की परिभाषा में तो ये शामिल था कि नई नई तकनीकें आएंगी जो पुरानी तकनीकों को बाहर कर देंगी, कम कार्यकुशल तकनीकों को बाहर कर देंगी। यहाँ तकनीक है, लेकिन तकनीक से ज्यादा बड़ा रोल निभा रही है पूंजी, ऐसा है संपादकीय कहता है। और स्पष्ट करता है संपादकीय इसको आगे, वो कहता है कि जो तकनीकी कंपनियां हैं, और इन बातों से हम में से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे, नहीं है तो उनको होना चाहिए। ये ज्यादातर कंपनियां जो हैं आज बड़े बड़े डिस्काउंट देती हैं, ये सब कंपनियां बड़े लॉसेज में चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर हर कोलगेट टूथपेस्ट का पैकेट जो ये 35 रुपए में पहुंचा दे रही है, जबकि खुद इनको कंपनी से ये 40 रुपए में मिल रहा था, तो ये 35 रुपए में कैसे पहुंचा दे रही है? हर पैकेट पे खुद ये 15% से 20% का नुकसान उठा रही है। यानी कि जितनी कीमत उनको पड़ती है, उससे कम कीमतों पर ये बेचने को तैयार है, लोकल स्टोर्स तक पहुंचाने को तैयार है,
ताकि जो पुराने वितरक हैं उनका बिजनेस ये हड़प ले, पुराने वितरक जो है वो व्यापार से बाहर हो जाएं, और साथ ही वो क्रेडिट टर्म और वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड कर रही है। ये क्या होता है, हमेशा वितरक और दुकानदारों के बीच एक इनफॉर्मल समझ होती है कि इतने दिनों बाद पैसा दिया जाएगा, या अगर ज़रूरत है तो इतने का माल दुकान पर छोड़ दिया गया, उसकी वापसी धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन वो तो बहुत इनफॉर्मल होता है। यहाँ पर इन कंपनियों के पास फॉर्मल पूंजी इतनी ज़्यादा है कि वो उनको बहुत अधिक उधार दे पा रही हैं कि आप सामान खरीदिए और उधार भी हम ही ले लीजिए, और वो उधार बहुत आराम से वापस कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों से भी वितरक नहीं टकरा सकते। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी तकनीक का रोल नहीं है, जो अतिरिक्त पूंजी है इन कंपनियों के पास, इसका रोल है, जिसके चलते वो बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट दे पा रही हैं। यानी कि ये मोबाइल फ़ोन ऐप इनोवेशन या नवाचार का मामला नहीं है, ये पूंजी की ताकत का मामला है, जिसके माध्यम से ग्राहक अपनी ओर आकर्षित किए जा रहे हैं। अब उदाहरण आगे बढ़ता है। एक कंपनी जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, उड़ान है, उसने 5,000 करोड़ गंवाए हैं 5 सालों में। जियो मार्ट का नुकसान इससे भी ज़्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां इतना नुकसान कैसे उठा ले रही हैं, इतनी पूंजी इनके पास कहाँ से आ गई। दरअसल इनके पास पूंजी आई है क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन वेंचर कैपिटल फर्म है, वेंचर कैपिटल यानी उद्यम पूंजी, जो लोग बहुत अमीर हैं वो अपने पैसे को बाकी जगहों पे निवेश करना चाहते हैं ताकि वो बढ़े। तो अगर बहुत अधिक पैसा है तो वो खुद ही उसको अलग अलग जगहों पे निवेश करते हैं या पूल करके निवेश करते हैं, तो इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। अधिकतर इस तरह का पैसा विदेशों से आ रहा है, तो फॉरेन वेंचर कैपिटल फर्म यानी उस तरह की कंपनियां जिनके पास इस तरह के पूंजी के नियमन का काम है, जिनका काम है कि उस पूंजी को और बढ़ाना है, वो भारत में ऐसी कंपनियों को, पूरे विश्व में ऐसी कंपनियों को स्पॉन्सर कर रही हैं, उसमें पूंजी लगा रही हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा कंपनी है अमेरिकन पेंशन कंपनी और यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट। यही शीर्षक भी था, अगर इस शीर्षक को देखकर आपने ये वीडियो खोला है तो। क्या था कि अमेरिकन पेंशन फंड और यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट, उदाहरण के तौर पे हार्वर्ड का यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट, ये इनके पास बहुत पूंजी होती है। कैसे पूंजी होती है समझ लेते हैं। पेंशन फंड जो है, इनके पास पूंजी इसलिए होती है क्योंकि जब लोग नौकरी में जाते हैं तो अपने पेंशन फंड में निवेश करना शुरू करते हैं। पेंशन फंड का जो कंपनी इन पेंशन फंड्स को संभाल रही होती है, उनके पास 20 से 30 साल होते हैं इन फंड्स पर रिटर्न देने के लिए, क्योंकि पेंशन तो लोगों को 20 से 30 से 40 साल बाद मिलेगी, अभी तो वो नौकरी कर रहे हैं। तो इनके पास बहुत पूंजी होती है, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए इस पूंजी को वो निवेश कर सकते हैं। दूसरा हमने बात किया यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट। तो बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उदाहरण के तौर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़, जिनको सदियां बीत चुकी हैं एस्टैब्लिश किए हुए। इनको समय समय पर लोगों ने फंड्स दिए हैं, सरकारों ने दिए हैं, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट धनी लोगों ने दिए हैं। वो पूंजी जमा होती गई। जमा होने के अलावा बाकायदा इन यूनिवर्सिटीज़ के पास अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म होती है, जो कि उस एंडाउमेंट को, एंडाउमेंट क्या हुआ बेसिकली, वो सारा पैसा जो इस यूनिवर्सिटी के पास जमा है, इसी के माध्यम से ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, रिसर्च प्रायोजित करती है, फिर वो रिसर्च कभी नोबेल प्राइज़ जीत जाती है, उसमें वो नोबेल प्राइज़ जीत जाती है तो कंपनी की साख और बढ़ती है और लोग इसको पैसा देते हैं, एंडाउमेंट बढ़ता है। तो ये इस तरह से एक सर्किल चलता है। लेकिन ये जो एंडाउमेंट है, इसका फंड अलग अलग जगहों पे निवेश किया जाता है क्योंकि ये सदियों से इकट्ठा फंड है। उदाहरण के तौर पे हार्वर्ड का जो फंड है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसकी कीमत कितनी है। इस समय उसकी वैल्यू लगभग $53 बिलियन है, 53 अरब US डॉलर्स उसकी वैल्यू है। उसमें $10 बिलियन का इजाफा मात्र एक साल में 2021 में हुआ है। तो एक प्रकार से कंपनियों की तरह निवेश करने की प्रवृत्ति इन यूनिवर्सिटी फंड्स में भी है, और इनके पास एक बड़ा टाइम पीरियड है, 20, 30, 40 साल ये पैसे को निवेश करके छोड़ सकते हैं ताकि उस पर रिटर्न आए। ये सारा पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया जा रहा है। यानी आम भाषा में कहा जाए तो जो पेंशन फंड है, जो अमेरिका में एक आदमी ने लगाया है अपने बुढ़ापे के लिए, तो वो अमेरिका का बूढ़ा आदमी आज तलौड़े गांव में मिलने वाले टूथपेस्ट के सब्सिडी का पैसा दे रहा है ताकि उसको ज़्यादा कीमत मिलेगी फ्यूचर में। यही है आज का वैश्विक पूंजी प्रवाह, ग्लोबल कैपिटल फ्लो, जिसकी आरती उतारते हमारा समाज फूला नहीं समाता। तो
माना जाता है कि ये पूंजी जो है, इस प्रकार का पूंजी प्रवाह जो है, ये आम तौर पर नए नए वैज्ञानिक नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और अंततः लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ऐसा माना जाता था, नियो क्लासिकल थिंकिंग थी ये, यही आर्थिक सिद्धांत माना जाता था। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसकी उल्टी साइड देखें तो भारत में लाखों वितरक हैं और जिनको बिचौलिया भी कहा जाता है, जिनके पास इस पूंजी तक कोई पहुंच नहीं है। इस पूंजी का फायदा वो नहीं उठा सकते। ये हजारों लाखों वितरक और दुकानदार वो हैं जिन्होंने बहुत छोटा छोटा निवेश करके, अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर या छोटे छोटे बैंक लोन लेकर अपनी दुकानें खोली हैं या अपना धंधा जमाया है। इस पूरे मुक्त अर्थव्यवस्था से, पूंजी के प्रवाह से ये सब बाहर है। और इस पूंजी तक पहुंच किसकी है? जो पहले से ही बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं। तो फिर ये बड़ी कंपनियां इस पूंजी का उपयोग केवल नई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं कर रही हैं, जो क्लासिकल समझ है, बल्कि इसलिए भी कर रही हैं कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, जिससे उनका कंपटीशन है, यानी ये छोटे छोटे वितरक, इनका मार्केट शेयर हड़प लें, इनको मार्केट से बाहर कर दें और वो सालों तक, वर्षों तक इन लॉसेस को सह सकती हैं जब तक कि ये वितरक बाहर ना हो जाए। और एक बार पूरा मार्केट शेयर इनके पास आ जाए तो ये फिर वापस उसी प्रॉफिट लेवल पर आ सकती हैं जिस पर आज के समय में वितरक हैं, या इससे भी ज़्यादा पर, क्योंकि वितरकों का कंपटीशन खत्म हो सकेगा और फिर इनके पास बेहद अधिक प्रॉफिट आएगा जिसकी तुलना नहीं होगी। तो कुछ सालों का निवेश जो है वो अभी ये कर सकती हैं ताकि दशकों तक फिर प्रॉफिट आएगा। इस आकांक्षा के साथ निवेश किया जा रहा है। जियो के माध्यम से इसको देखा भी जा सकता है। ऐसा संपादकीय कहता है कि कुछ समय तक फ्री में कॉल्स और इंटरनेट दी गई, बट ये एक निवेश की तरह साबित हुआ क्योंकि बाद में कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं। आज वो कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं और ये कंपनी को बहुत अधिक प्रॉफिट कमा के दे रही हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, दुख की बात तो है, लेकिन ठीक है, बिजनेस ऐसे ही होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। नहीं, ये मत्स्य न्याय है, जंगल का कानून है कि बड़ी मछली छोटी को खाएगी। हम रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, कानून के राज में। यहाँ पर ऐसी चीज़ों को प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी बेहद सस्ती कीमतों का उपयोग कर कर अगर कोई मार्केट का प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को बाहर कर रहा है तो उसको इल्लीगल माना जाता है। किस कानून के तहत? कंपटीशन एक्ट 2002 का जो है, उस कानून के तहत इसको गैर कानूनी माना जाता है। इस पे ध्यान रखती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून द्वारा, पार्लियामेंट में कानून द्वारा इसका गठन हुआ था और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है ये गैर कानूनी है और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के इस पर्दे के पीछे कीमतों के कंट्रोल का, पूंजी के इस्तेमाल का एक ऋणात्मक सच छिपा हुआ है, ऐसा ये संपादकीय कहता है। क्योंकि अगर ये सच में क्या होता, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता, रचनात्मक विनाश होता, तो ये टेक्नोलॉजी कंपनियां दुकानदारों को अपनी ओर अपने ऐप के द्वारा अपनी कार्यकुशलता दिखाकर ही आकर्षित कर लेती, बजाय कि उनको बहुत घाटा सहना पड़ता सालों तक, वर्षों तक। तो ये वर्षों तक का घाटा उठा रही हैं, यानी कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है, ऐसा ये संपादकीय आर्ग्यू करता है। तो भले ही जो कंज्यूमर है इनको कुछ समय के लिए फ़ायदा हो रहा हो, जो अंत उपभोक्ता है उसको कुछ फ़ायदा हो रहा हो, सामान थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा, कोलगेट का पाउच थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा, लेकिन वो जो लाखों वितरक हैं, जो लाखों दुकानदार हैं, जो धीरे धीरे इस अर्थव्यवस्था से बाहर हो रहे हैं क्योंकि ये कंपनियां अपना पैर पसार रही हैं, और वो इसलिए बाहर हो रहे हैं वितरक क्योंकि उनके पास इस पूंजी तक पहुंच नहीं है जितनी पहुंच इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की है। और अगर ये चलता रहा तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें चुपचाप बाहर हो जाएंगी, चीज़ें, दुकानदार, वितरक चुपचाप बाहर हो जाएंगे। इन चीज़ों के सामाजिक परिणाम भी होंगे। वो सामाजिक परिणाम हमारे समुदायों पे दिखेंगे, हमारे समाज पर दिखेंगे। वो एक अशांति लाएंगे। किस प्रकार से लाएंगे, उस अशांति का रूप क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन अगर ये बदलाव हो रहा है तो ये बदलाव बिना कंटेस्टेशन के, बिना विरोध के तो नहीं जाएगा, ऐसा ये संपादकीय कह रहा है। तो फिर आगे संपादकीय कहता है कि देखिए, ये केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है।
जो एक आर्थिक नोशन था कि कीमतें सबसे कम हो, वो हमारा गोल होना चाहिए, वही हमारी कार्यकुशलता का, एफिशिएंसी का पैमाना होगा। ये पुरानी सोच जो थी, इस सोच को अब चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इसके सामाजिक दुष्परिणाम हो रहे हैं। समाज में इससे टूटन पैदा हो रही है, अलगाव पैदा हो रहा है। इसकी एक बानगी अमेरिका में देखी जा सकती है, जहां पे जब नया प्रशासन आया बाइडेन के नेतृत्व में, तो उन्होंने लीना खान जी को अपॉइंट किया है फेडरल ट्रेड कमीशन के चेयरपर्सन के तौर पर। लीना खान ऐसी बड़ी कंपनियों के इन तरीकों के खिलाफ मुखर रही हैं, बोलती रही हैं, और अब उनको सरकार द्वारा फेडरल ट्रेड कमीशन के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि ऐसे नए कानून आएंगे जो इस प्रकार के एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, कंपटीशन को खत्म करने वाले बिहेवियर पर लगाम कस सकेंगे। इसकी बानगी भी हमें जल्दी देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। अब आते हैं वापस भारत के केस में। भारत के केस में एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है कि इसी के माध्यम से भारत में बहुत सारी फॉरेन पूंजी, विदेशी पूंजी भी आ रही है। विदेशी पूंजी देखकर अक्सर देशों की बाँछें खिल जाती हैं, क्योंकि ये पूंजी बहुत कारणों से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तमाम कारण है। तो ये भारत में एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है जो अमेरिका में नहीं है, जिसकी हमने चर्चा की अभी। तो भारत में ये एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये पूंजी लगातार भारत में आ रही है, स्टार्टअप मार्केट्स में आ रही है, स्टॉक्स में आ रही है, और इस पूंजी तक पहुंच केवल कुछ लोगों की है, जबकि लाखों दूसरे लोगों का, वितरकों का, दुकानदारों का जो व्यवसाय है वो तबाह हो रहा है। और जो सामाजिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, उनमें बढ़ रही है, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो पहले जो इस प्रकार के मुक्त पूंजी प्रवाह के बड़े प्रवर्तक माने जाते थे, जो नारे लगाया करते थे इनके पक्ष में, आज वो भी इनके सामाजिक इम्प्लीकेशंस को देखकर, सामाजिक परिणामों को देखकर पुनर्विचार कर रहे हैं कि क्या ये मुक्त प्रवाह ठीक है, जो बेहद सस्ती पूंजी आ रही है, क्या ये ठीक है। संपादकीय आखिर की ओर बढ़ते हुए कह रहा है कि देखिए, ये लुड्डाइट आर्गुमेंट नहीं है। लुड्डाइट आर्गुमेंट यानी क्या हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। लुड्डाइट्स बेसिकली वो लोग थे जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1811 से 1816 के आसपास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोध के लिए जाने जाते थे। विरोध के रूप में ये वहाँ की तमाम फैक्ट्रियों को आग लगा दिया करते थे, मशीनों को तोड़ दिया करते थे। तो अब ये मुहावरा बन गया है किसी को लुड्डाइट कह देना, यानी कि नई तकनीक के खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्ति के तौर पर मार्क कर देना। संपादकीय कहता है कि हमारा संपादकीय लुड्डाइट आर्गुमेंट नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या तकनीकी नवाचार नहीं होने चाहिए। संपादकीय कह रहा है कि ये सस्ती कीमतों पर के पीछे जो पूंजी की ताकत का इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए, प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। भाई, आखिर भारत में लगभग 20 मिलियन फैमिली, 2 करोड़ परिवार, यानी करीब 10 करोड़ लोग हैं जिनका जीवन यापन इस अर्थव्यवस्था पे चलता है, इस सप्लाई चेन पे चलता है, जिसमें एक दुकानदार है, एक वितरक है, तमाम इस तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं बीच में। अगर अचानक से ये लोग बाहर कर दिए जाएं अर्थव्यवस्था से, तो इसके घोर गंभीर सामाजिक परिणाम होंगे। और संपादकीय अंत की ओर बढ़ते हुए कह रहा है कि अगर इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी तलौड़े गांव के लोगों को हो, तलौदे गांव के लोगों को हो, तो फिर शायद वो इस प्रकार की सस्ती कीमत पर मिलने वाले टूथपेस्ट को खरीदने से पहले एक बार सोच जरूर लेंगे। तो ये था आज का संपादकीय। हमने समाधानों पर बात नहीं की, क्योंकि समाधान नहीं है, या शायद बहुत स्पष्ट है कि ये चीज़ें इल्लीगल हैं। तो कम से कम हमने उसके फंक्शनिंग को समझा, ये चीज़ें कैसे घट रही हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश की। आशा है कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस विषय पर, और संपादकीय आएंगे तो इस बात को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।